नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और आपको पता है, ऑफिशियल जानकारी के लिए सबसे सटीक और सबसे शानदार और सबसे पहले चौहान एकेडमी हमेशा आपके साथ रहता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, या जब भी सोच रहे हैं, या आज भी सोच रहे हैं, या आज आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जान लीजिए। क्या हाइट होती है इसके लिए, क्या एज है, क्या मेडिकल होता है, क्या आई चेकअप क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए जानकारी है। तो सबसे पहले चैनल को आप तो सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं इस जानकारी को, ताकि इस वीडियो बनाने की जो सार्थकता मेरी निकल सके और पता चल सके उन सभी लोगों को जो पुलिस में जाना चाहते हैं। सारी जानकारी दूंगा। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारे पास पुराने ऑफिशियल नोटिस होते हैं, उनमें सारी जानकारी होती है, उससे उठा करके पूरी एक एक चीज़ बताई जाएगी उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बने रहिएगा, पूरी वीडियो को एकदम तरीके से देखिएगा, कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। चलो चलते हैं अपनी जानकारी की ओर। सबसे पहले चर्चा करते हैं रिजर्वेशन की। बहुत बड़ी समस्या जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, ये सिर्फ चौहान एकेडमी बताया जा रहा है आपको। महिलाएं खास कर ध्यान दीजिए। जो पुलिस विभाग में दिनांक 31 जनवरी 1996 को एक रूल आया था कि 15% जो पद होते हैं आरक्षित होते हैं सैनिकों, किसके, नगर सेवा, जो स्वयं सेवा नगर सैनिक होते हैं उनके लिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए बात बताना चाहता हूँ मैं, मध्य प्रदेश गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा ये जो आपको 19 जो आपका जून 2015 के द्वारा महिलाओं को दिए गए 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण याद किया। याद रखना, हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या कहलाता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब ये कहलाता है कि आप अगर मान लीजिए महिलाओं को जो 33% सीटें हैं, जनरल की अगर मार्क्स कम जा रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि उसमें ओबीसी को घुसेड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना। और अगर ओबीसी का जा रहा है तो ओबीसी को, इसीलिए क्या होता है कि महिलाओं की जो कटाव, जनरल की कटाव जो जाती है वो 46-47 नंबर जाती है, और वहीं ओबीसी महिलाओं का कटाव जाती है कितनी, 66 मार्क्स जाती है। 20 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ओबीसी की ज़्यादातर महिलाएं जो है अप्लाई करती हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाती हैं, और जनरल की कम महिलाएं, वैसे भी मध्य प्रदेश में कम है, तो उनकी सीटें क्या होती हैं, ज़्यादा हो जाती है कंपेरिजन टू ओबीसी, इसलिए जाता है। इसका क्या कर सकते हैं, सिंपल है कि जितनी भी ओबीसी की महिलाएं हैं वो ओबीसी में फॉर्म ना डाल करके जनरल में फॉर्म डालिए आप, ठीक। आप कोई क्वेश्चन पूछे, सर मैं तो ओबीसी में आती हूँ, तो कोई बात नहीं ना, आप फॉर्म भरते समय मत दीजिए। फॉर्म भरते समय सिंपल आप बताइए कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है ही नहीं। जब नहीं है तो आप जनरल में आप फॉर्म भरेंगी, तो आपको भी फायदा यहाँ मिलेगा, ठीक है। खैर, दूसरा है मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है तृतीय श्रेणी के लिए 10% भूतपूर्व सैनिकों के भी आरक्षक होता है। तो भूतपूर्व सैनिक, ये तीनों जो है हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। मतलब योग्य उम्मीदवार ना होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवार से भरे जाएंगे, ये दिमाग में रखिएगा। बाकी जो सामाजिक वर्ग पर आरक्षण होता है वो वर्टिकल होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण वर्टिकल होता है, ठीक है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा ये तो मेन था, मैंने आपको बता दिया। उम्र की बात करते हैं, एज कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो निवासी है, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी नहीं है, या सिर्फ अनारक्षित या ओपन के अंतर्गत आते हैं, न्यूनतम उम्र जो है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगर एमपी के बाहर का कोई व्यक्ति है तो उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए, अगर वो एमपी के बाहर का कोई लड़का या लड़की है तो। अगर वो देते हैं सरकार तो उसके लिए क्या होता है, 25 वर्ष। लेकिन अगर एमपी का है व्यक्ति तो उसके लिए 33 वर्ष है। जनरल कैटेगरी का है तो मैक्सिमम 33 वर्ष है, और एमपी का है, मूल निवासी उसका एमपी का, तो 33 वर्ष है। न्यूनतम तो 18 वर्ष सभी के लिए। चलिए, इसके अलावा इसकी और बात करें, कुछ चीज़ों पर चर्चा करें, तो हमें पाते हैं क्या, ये रहा आपका, देखिए ये है आपके खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती। तो सरकार अब देती है क्या, एमपी के, ये तो बाहर के लोगों के लिए, ठीक है, ठीक। और ये है बाहर के लोगों के लिए, कौन सा, ये वाला। लेकिन एमपी के मूल निवासियों के लिए 33 साल जो है एज है आपकी पुरुष आवेदक की। महिला की बात करें,
या पुरुष जो कैटेगरी में आते हैं, या स्वयंसेविक एक्स जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, शासकीय स्वशासी जो चीज़ें होती हैं, नगर सैनिक, निःशक्तजन, ये आते हैं आपको 38 साल की आपकी इसमें। तो ये आपका बेनिफिट इसमें है। क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और चीज़ें बताते हैं आपको। अधिकतम आयु सीमा कैसे कर सकते हैं आप, कोई भी जो है स्वयंसेवी संगठन है, या बात करें छटनी कर्मचारी है, ठीक है, या बात करें भूतपूर्व सैनिक के बात में बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भूतपूर्व सैनिक कौन है, उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा के काल अवधि कम करने की पात्रता होगी। ठीक है, क्या होता है भूतपूर्व सैनिक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भूतपूर्व सैनिक जो है भूसेना, क्षेत्रीय सेना, केंद्र शासन के पुलिस या अर्धसैनिक बलों के भूतकर्मी नहीं होते हैं। केंद्र शासन या अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों का में किसी ऐसी छूट प्राप्त नहीं हो जो नियम में नहीं आते, जैसे सीआरपीएफ, बीसीएफ, आईटीबी आदि केंद्र शासन के अर्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों का छूट की पात्रता नहीं होती है। आर्मी के लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं आयु सीमा मिलने वाली छूटें जो हैं, ये कुछ ऐसे विक्रम पुरस्कार वगैरह वालों को भी थोड़ा बहुत छूटें मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसके शादी हुई हो और 2001 या उसके बाद कोई व्यक्ति जिसके पास 2 से ज़्यादा संतानें हैं उसके लिए योग्य नहीं है। अब आते हैं हाइट के लिए। अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम शारीरिक अर्हता की बात करें तो ऊंचाई पुरुष की जो बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, साथ में अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग। तो चाहे जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, इन सब की हाइट एक है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बस अगर कोई व्यक्ति एसटी में आता है, जनजाति, तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। फिर से मैं बता दूं आपको, अगर कोई व्यक्ति एसटी में आता है, एससी की बात नहीं कर रहा, एसटी में आता तो उसकी 160 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर है या उससे अधिक। हो सकता है सरकार इसको नियम बदल के 155 करने वाली है। सीना की बात करें तो पुरुष बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, और ये आपके सिस्टम रहेगा। जैसे ऊंचाई की बात करें तो अब विशेष सशस्त्र बल की बात करते हैं, जब हम वहाँ पर क्या नियम लागू होता है। विशेष सशस्त्र बल SAF होता है, उस पर ऊंचाई सामान्य जाति के लिए 167.64 सेंटीमीटर, गोरखा कुमाऊं के मामले में 157 सेंटीमीटर, मराठों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के 165.10 है। ध्यान रखना, SAF की बात कर रहा हूँ। और यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि इसके अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी मापदंड में छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ध्यान रखना। अतः अपेक्षा की जाती है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी क्या करा ले, अपना सीने की माप संतुष्ट हो जाए, अपनी जांच करा ले, जिला बल अथवा विशेष सशस्त्र बल हेतु तभी आवेदन करें। प्लीज़ याद रखेंगे इस हाइट को, फिर से देख लीजिए कि SAF के लिए क्या, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, सामान्य जाति के लिए क्या है। ठीक है, तो आपके लिए दिमाग में रखना चाहिए। चलिए अगली चर्चा हम करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नौकनी अथवा फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य, मेडिकली फिट होना चाहिए। उम्मीदवार ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करता है तो स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करेगा। चयन के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवार की ऊंचाई, सीने की माप नहीं ली जाएगी। चयन प्रक्रिया के उपरांत चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिए स्वास्थ्य के लिए निर्धारित मापदंड पूर्ण अथवा कम पाए जाएंगे, उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, उनका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा। न्यूनतम शारीरिक अर्हता में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हता में किसी भी स्तर की छूट नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना प्लीज ये चीज।
प्रक्रिया के अंत में निराशा से बचने के लिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख पुष्टि कर ले। न्यूनतम शारीरिक अर्हता को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिए स्वास्थ्य के निर्धारित मापदंड पूर्ण अथवा कम पाए जाएंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, उनका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा। पहले ही अपनी सारी चीज़ों को दिमाग में रख लीजिए। न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो आप ध्यान रखिएगा। जनरल, SC, OBC के लिए जो है आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए आरक्षक के लिए। अनुसूचित जनजाति जो है ST है उसको 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए। चालक के लिए 10वीं कक्षा और इसके लिए 8वीं कक्षा, ठीक है। साथ में चालक अगर है तो आपको भारी परिवहन यान जो है ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। आरक्षक कुक के लिए बात करें तो ये बाकी चीज़ें हैं। आरक्षक रेडियो की बात करें तो अब चूँकि रेडियो की इस बार भर्ती है ज़्यादा, तो 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी होना चाहिए इसके पास, ठीक है। इस पे आपका 8वीं होना चाहिए। प्रधान आरक्षक के संबंध में अगर चर्चा करें तो 10+2 12वीं कक्षा के अंतर्गत आप भौतिक, रसायन, गणित के साथ उत्तीर्ण हो और UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो कंप्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का डिप्लोमा ये काम चल जाएगा। अगर आप ASI कंप्यूटर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास पहली बात तो विश्वविद्यालय से IT विषय पर स्नातक होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर पर, ठीक है। और या कि फिर राजीव गांधी या पॉलिटेक्निक से आप कम से कम 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है। याद रखिएगा, आरक्षक के पद के लिए जो चयनित होगा उसकी परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ भारी वाहन यान का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके पास जो स्पष्टीकरण जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। शैक्षणिक योग्यता में जो दिया गया उसके अलावा कोई छूट नहीं है, इसलिए जब निर्धारित हो जाए तभी आप आवेदन करें। आवेदन करने की जो पात्रता होगी यही होगी आपका। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आवेदन करने हेतु पात्रता मध्य प्रदेश पुलिस में विभाग की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति, आवश्यकता आधार पर आरक्षकों को 14 समूह में विभाजित किया जाता है। उम्मीदवारों की बढ़ती विशाल संख्या के कारण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का आयोजन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन लगने वाले समय को देखते हुए जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाओं, विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, दूरसंचार शाखा, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा विशेष सशस्त्र बल में आरक्षकों, प्रधान आरक्षकों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखते हुए सुगम बनाने के लिए उद्देश्य से एक लिखित परीक्षा आयोजन की जाती है 100 नंबर की। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति प्रधान आरक्षक या ASI के लिए जाता है तो अलग से 100 अंकों की परीक्षा होगी आपकी, ठीक। ये आपका दिमाग होना चाहिए। अब आपको किस में जाना है, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास है। उसी के आधार पर आपकी पदस्थापना, उसी के आधार पर चीज़ें, उनमें से आप कोई एक समूह का चयन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सारे समूह हैं, आप किसी एक समूह का चयन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका आता है प्रथम चरण एग्ज़ाम का। द्वितीय चरण आपका जो होता है प्रवीणता टेस्ट होता है, जिसमें आप जाते हैं लिखित परीक्षा के बाद जब आप पहुंचते हैं कहाँ पर फिजिकल के लिए, तो आपके पास अगले चरण में पहुंच जाएंगे आप। क्या होता है अगले चरण में उसको थोड़ा सा देख लीजिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको जानी पड़ेगी। 5 से 6 गुना लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा जहाँ बुलाया जाएगा आप पहुँचेंगे और आपको जो 6 केंद्र बेसिक तौर पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन में यहाँ पर आपकी द्वितीय चरण करवाया जाता है। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आपका हाई स्कूल, शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र आपने लिखा है, जो SC, ST या OBC के आपके पास जो प्रमाण पत्र है, EWS का प्रमाण पत्र है। जो लोग स्वयं सेवा नगर सैनिक में हैं, जो नॉन कमीशन अधिकारियों के जो आपके चीज़ें हैं छूट चाहते हैं, 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के पास सेवा का प्रमाण पत्र, परित्यक्त महिला के लिए लागू उच्चतम आयु सीमा छूट का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतरजातीय विवाह का प्रमाण पत्र, विक्रम पुरस्कार हो, विवाहित अभ्यर्थी बच्चे का चुनाव प्रमाण पत्र, नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिए, आरक्षक के पद हेतु भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस ये अनिवार्य है।
अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु जो मत पेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मत पेश का राज्य का मूल निवासी पत्र, ये सत्यापन के समय आपके पास होने चाहिए, और अगर नहीं होते दिक्कत हो जाएगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र परीक्षण अयोग्य पाया जाता है तो असफल होता है तो उसे अगले भाग में अनुमति नहीं होगी, अगर पाया जाता तो ठीक है। ठीक है, क्या होता है आरक्षक के लिए? सिंपल है, 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना 800 मीटर का, गोला फेंकना 19 फीट का, लंबी कूद आपको होना है 13 फीट। ठीक है, महिलाओं के लिए बात करें तो 4 मिनट का टाइम मिलता है, 15 फीट गोला जो 4 किलोग्राम का, 10 फीट इनको कूदना है। ट्रेडमैन के लिए सिंपल है, सिर्फ एक है क्या, जो ट्रेडमैन चालक है उसको सिर्फ 3 मिनट में उसको सिर्फ दौड़ना होता है और कुछ भी काम नहीं होता उसका, सिर्फ दौड़ने के अलावा कुछ नहीं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड मिलेगा आपको, 10 फीट कूदना है आपको। होमगार्ड के लिए बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड मिलता है, 17 फीट आपको गोला फेंकना है, 12 फीट आपको कूदना है। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, अगर जब ये हो जाते हैं तो क्वालिफाई होते हैं तो फिर अब आगे की चीज़ों को आपको मौका दिया जाएगा, अन्यथा आप यहाँ से चीज़ें। जो लोग ट्रेड टैक्स का आते हैं, वाहन चालक का, आरक्षक ट्रेडमैन, उनका टेस्ट क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा। चालक की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, कैसे बनाता कैसे चलाता है, तो ध्यान रखना पहले से सब चीज़ें आपको करना है। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ें हैं, महिला जो भी चीज़ें, पुरुष जो भी चीज़ें हैं, ये था आपका सारा का सारा सिस्टम। उसके बाद आपका क्या होगा, चयन सूची हो जाएगी, और उसके बाद आपका चरित्र सत्यापन जो भी चीज़ें होंगी, स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित मापदंड के आधार पर फिट होने के लिए नियुक्ति के आदेश जारी कर पुलिस लाइन अथवा आमद देने का आदेश दिया जाएगा। आप जाएंगे 2 वर्ष की परीक्षा के लिए, 2 वर्ष आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, और फिर जिस पद के लिए आपने किया वहाँ पे किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। प्रशिक्षण में आप विभिन्न बौद्धिक और शारीरिक शिक्षण लेंगे, अस्त्र शस्त्र लेंगे, सड़क चलाने के तरीके सीखेंगे। ठीक है, इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। जो करता है फिर आगे चलेगा और फिर आगे बढ़ करके अपना तैयारी करेगा, अपना जॉब ज्वाइन करेगा। तो ये था सारा सिस्टम। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कौन लेता है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपकी चीज़ें होती हैं। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आपका एग्ज़ाम जो लेता है, पीबी जो ले जिसे आप कहते हैं। ठीक, तो ये थी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपसे वादा किया, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको फॉर्म भरना है तो आपकी हाइट बता दी गई कितनी होनी चाहिए, आपकी आंखें बता दी कितनी होनी चाहिए, आपकी एज जो है क्या होनी चाहिए, आपका मेडिकल क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, सब के लिए बताया गया। आइज़ के लिए बताया आपको, दृष्टि से आप एकदम परफेक्ट सही होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना इस बात का प्लीज़। जिनके भी अस्मा चश्मा लगता है, अपना जो भी लेंस वेंस लगवा करके जो भी सर्जरी वर्जरी कराना है करा लीजिएगा, क्योंकि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, 6x6 या कि फिर 6x12 का होना चाहिए। ठीक, बाद में फिर नाटक नौटंकी यहाँ बिल्कुल नहीं चलती है। फिर आपको पक्का पता है फिर क्या चलता है, अच्छे से पता है कि फिर आप जब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में जाते हैं तो फिर क्या चलता है। तो आपके पास वक्त है, सारी चीज़ें सोच लीजिए कि क्या वर्दी के लायक हैं या नहीं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर इतना मैं कर रहा हूं तो आप भी इतना करें। हम एक दूसरे को इतना जब सहयोग करते हैं तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अपना ध्यान रखिए। इंकलाब जिंदाबाद। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।